एक आतंकी संगठन का को भी महिमा मंडित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, उदित राज जो कह रहे हैं वो नया नहीं है। पिछले 100 साल से कांग्रेस पार्टी, उसके नेता और उसका इकोसिस्टम यही कह रहा है, इसी तरह का नैरेटिव बना रहा है, इसी तरह से आरएसएस को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहा है। आज जबकि आरएसएस को स्थापित हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे पिछली एक सदी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक हितों के लिए निशाना बनाया है। देखिए, स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस में दो गुट थे। एक तो नेहरू गुट था जिसे मुस्लिम परस्त माना जाता था, और एक तिलक गुट था जो थे तो कांग्रेस में लेकिन हिंदुओं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुखर थे। तिलक के विचारों से प्रेरित होकर ही डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, जिससे कि हिंदुओं में जागरूकता लाई जा सके, उन्हें एकजुट किया जा सके और व्यक्ति निर्माण से देश निर्माण किया जा सके। इसके बाद जब ये तय हो गया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होगा, मुसलमानों को पाकिस्तान मिलेगा और मुस्लिमों के नेता पहले से जिन्ना थे, ऐसे में कांग्रेस के अंदर ये डर बैठ गया कि अगर देश का बंटवारा धर्म के नाम पर होगा तो हिंदुओं के भारत में संघ और उसके लोग कहीं हिंदुओं के नेता न बन जाएं। ऐसे में उसी समय से संघ को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया गया। आज जो कांग्रेस पार्टी संघ को फासिस्ट बताती है, संघ के ऊपर कीचड़ उछालती है, संघ के योगदान पर सवाल उठाती है, ऐसा कांग्रेस 100 साल पहले से करती आ रही है। कांग्रेस ने संस्था के तौर पर संघ के नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर संघ के स्वयंसेवकों को चुन चुनकर बदनाम किया, डिस्क्रेडिट किया है, और इसके लिए उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जो वे अपना सकते थे। चाहे मीडिया का इस्तेमाल करके संघ को सांप्रदायिक संगठन घोषित करवा देना हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में संघ को फासिस्ट बनाने का नैरेटिव हो, या फिर लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों, फिल्मों, नाटकों के जरिए आम लोगों के बीच में संघ की छवि को बर्बाद करने का प्रयास हो, सब कुछ किया गया। और जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही तब तब संघ को एक तरह से टॉर्चर किया गया। ऐसा टॉर्चर दुनिया में शायद ही किसी और संगठन के साथ हुआ हो। आइए एक झलक देखते हैं कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संघ के साथ क्या क्या किया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। संघ ने गहरा दुख जताया, लेकिन नेहरू सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ा। आरोप लगाया गया कि नाथूराम गोडसे संघ के सदस्य थे, जबकि संघ ने स्पष्ट शब्दों में आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के समय गोडसे संघ के सदस्य नहीं थे। संघ ने हर तरह से गांधी की हत्या की आलोचना की, उसे गलत बताया। इसके बाद भी नेहरू ने 4 फरवरी 1948 को संघ पर प्रतिबंध लगवा दिया। संघ के तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी समेत लगभग 17,000 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये बस शुरुआत है, आगे देखिए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। 1948 में लगा प्रतिबंध 1949 में बिना किसी शर्त के हटा लिया गया। इसके बाद 1962 में चीन से युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस के अधिकतर जवान सीमा पर भेजे गए थे। ऐसे में दिल्ली में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, या फिर सुरक्षा से संबंधित कोई और परिस्थिति, संघ के स्वयंसेवक मैदान में डटे रहे। इसके साथ ही स्वयंसेवक भारतीय सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे और जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे थे। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात एक कर दिया। युद्ध जब तक चला संघ जुटा रहा। परिणाम ये हुआ कि जनभावनाओं में संघ ने जगह बना ली और जो नैरेटिव उसके खिलाफ बना था वो छटने लगा। ऐसे में कांग्रेस ने फिर एक चाल चली और 1963 की 26 जनवरी की परेड में संघ को परेड के लिए आमंत्रित किया। लगभग 3,000 स्वयंसेवकों ने परेड में सहभागिता की। इस बिंदु को ध्यान में रखिए, जब जब कांग्रेस को लगा कि संघ के खिलाफ उनका नैरेटिव कमजोर पड़ा है, तब तब किसी न किसी तरह से कांग्रेस ने खुद को संघ के प्रति सॉफ्ट दिखाने का प्रयास किया, जिससे कि देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाकर वोट बैंक की राजनीति की जा सके। इसके बाद इंदिरा गांधी का आपातकाल आता है। 4 जुलाई 1975 को दोबारा संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में संघ से संबंधित लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों से उन लोगों को चुन चुनकर उठाया गया जो संघ के प्रति झुकाव रखते थे। याद रखिए, आपातकाल के दौरान संघ को बैन करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। जब संघ पर प्रतिबंध के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखाई दिया तो कांग्रेसी बुद्धिजीवियों ने यह नैरेटिव पेडल कर दिया कि इंदिरा गांधी आरएसएस की बहुत इज्जत करती थी। मतलब राजनीति एकदम साफ थी कि आरएसएस को बिना किसी कारण बैन कर दो। लोगों में आक्रोश दिखाई दे तो अपने पालतू बुद्धिजीवियों से कुछ कहलवा कर एक कदम पीछे हट जाओ।
आपातकाल के बाद 1992 में जब राम जन्मभूमि पर बने बाबरी के ढांचे को तोड़ा गया, तब फिर 10 दिसंबर 1992 को संघ को बैन कर दिया गया। इस समय भी संघ को बैन करने का कोई एक कारण सरकार के पास नहीं था, तो बाद में ट्रिब्यूनल के फैसले से बैन हटाया गया। ऐसा नहीं है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस संघ को बैन करने, स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करने का ही काम करती थी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हर वो फैसला करती थी जिससे कि संघ को आगे बढ़ने से रोका जा सके और अपनी राजनीति साधी जा सके। यही कारण है कि 1966 में कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संघ की शाखा या फिर संघ के किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी। आदेश के उल्लंघन पर कर्मचारियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। 1966 के बाद 1970 और फिर 1980 में भी इसी तरह के अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक आदेश जारी किए गए। कुछ साल पहले केंद्र की एनडीए सरकार ने इस आदेश को वापस लिया है। दोस्तों, संघ के खिलाफ न सिर्फ इस तरह के एक्शन लिए गए, बल्कि संघ को एक तरह से सिर्फ इसलिए जलील किया जाता था क्योंकि वो देश की बहुसंख्यक आबादी के हकों की बात करता था, हिंदुओं की बात करता था। तब कांग्रेस वामपंथी इकोसिस्टम इतना मजबूत था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में संघ से होने का मतलब ये था कि आपके साथ एक तरह से राजनीतिक छुआछूत की जाएगी। हालिया समय की बात करें तो 2008 को याद कीजिए। मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले किए और कांग्रेसी नेताओं ने इसका आरोप भी संघ पर डालने का प्रयास किया। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने किताब तक लॉन्च करवाई। इसके बाद कांग्रेस और उनकी सरकार ने भगवा आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ किया गया जिससे कि संघ को प्रतिबंध लगाने के लिए बैकग्राउंड बनाया जा सके, लेकिन लोगों के बीच में ये माहौल बन नहीं पाया। ऐसे में कांग्रेस और आगे बढ़ गई। उसने 2011 में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने की तैयारी कर डाली। मालेगांव ब्लास्ट केस से उनका नाम जोड़ा गया। इसके पीछे यूपी सरकार की कोशिश शायद ये थी कि मुंबई हमला, भगवा आतंकवाद, मालेगांव ब्लास्ट का जो बैकग्राउंड बनाया गया है उसी को इससे जोड़ा जाएगा। और चूंकि इंद्रेश कुमार संघ से सीधे जुड़े हैं, तो अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो संघ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस सफल नहीं हुई। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि इंद्रेश कुमार को जांच एजेंसियां किसी भी तरह से आरोपी तक नहीं बना पाए। दूसरा ये कि यूपीए की सरकार तब तक तमाम अंदरूनी मुसीबतों से जूझ रही थी और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ लोग दिखाई दे रहे थे। एक बात और याद रखिए कि इंद्रेश कुमार को ही इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वे आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को संभालते हैं, जिसका काम मुस्लिमों को आरएसएस के बारे में सच बताना है, जो कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती। इतना सब कुछ जानते हैं कांग्रेस ने क्यों किया? जिससे कि संघ की वास्तविक छवि लोगों तक न पहुंच पाए, जिससे कि संघ के काम को लोग न समझ पाएं और न देख पाएं और न जान पाएं। और देखा जाए तो वर्षों तक आम लोग कांग्रेस के इसी भ्रमजाल में उलझे रहे, लेकिन संघ ने जमीन पर काम किया। संघ घर घर गया, हर घर में जाकर उसने बताया कि हम वो नहीं है जो हमें बनाकर पेश किया जा रहा है, जो हमें आपको दिखाया जा रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज संघ दुनिया का शायद सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। आज संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में है। आज सैकड़ों स्वयंसेवक केंद्र और देश की राज्य सरकारों में अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि संघ ने अपने सत्य से कांग्रेस के असत्य को, प्रोपेगेंडा को हराकर शायद विजय प्राप्त कर ही ली है। संघ पर कांग्रेस की सरकारों ने जो प्रतिबंध लगाए, जो कार्रवाई की, उनको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।